जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए, यानी दोस्तों आज की क्लास में मॉडल पेपर दोस्तों कौन सा होगा? चौथा होगा। दोस्तों जितने भी मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए यानी कि 3 प्रोवाइड कराए हैं, उनको यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस सेट पेपर 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत दोस्तों मॉडल पेपर तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के पेपर और पवन सीरीज के वर्स्ट प्रश्न भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप मॉडल पेपर जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाइए, इतना तो काम आपको करना ही करना है। और दोस्तों यदि आपके पास लगता है कि हमारे पास समय है तो प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों जरूर लगाइए। और दोस्तों मैंने जो सिलेबस प्रोवाइड कराया है उसको भी देखना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर दोस्तों आपके पास इतना वक्त नहीं कि पूरा कंप्लीट सिलेबस देख पाए, तो दोस्तों आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है, जिस चैप्टर में दिक्कत है उसको जरूर देखिए, ठीक है। अंतिम समय में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आपका पेपर अच्छा होगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मॉडल पेपर लगाना बहुत जरूरी है। यदि मॉडल पेपर लगाएंगे तो आपकी क्या होगी, जो टाइमिंग है वो एडजस्ट हो जाएगी। यानी कि आपको पता है 1 घंटे में 18 प्रश्न करने होते हैं और मॉडल पेपर में दोस्तों के 18 प्रश्न आपको दे रखे हैं। यदि आप 1 घंटे के अंदर 18 प्रश्न सॉल्व कर लेते तब तो वहां कर पाएंगे, है कि नहीं। हर टाइप का मैं सरल से सरल मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कठिन से कठिन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी कैसा भी पेपर पूछा जाए तो इन जो मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ इनसे बाहर ना आए। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसी टाइप के प्रश्न या ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आए। इस प्रकार से मैं मॉडल पेपर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत में ही दोस्तों आपसे कह दे रहा हूँ कि वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं उन सभी मित्रों तक दोस्तों इस वीडियो का लिंक पहुंच सके। चैनल पर नए तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ दोस्तों मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे कि हाँ अच्छा लगने का मतलब क्या समझ में आ रहा है तो दोस्तों क्या करना, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों किस टाइप के प्रश्न आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। पहला कह रहा है चेक कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं चेक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? चेक 3 प्रकार के होते हैं। एक वाहक चेक होता है, एक आदेशित चेक होता है, एक दोस्तों क्या होता है, रेखांकित चेक होता है। तो चेक दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है। अगला कह रहा वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा, देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास वृत्त है, ठीक है। इसका चाप मान लेते हैं यहाँ से ए और बी, ये 2 बिंदु ले लिया ए और यहाँ पर ले लिया बी, तो ये वृत्त का चाप होगा। वो कह रहा है उसकी जीवा, तो ये मान लेते हैं ये हमारी ए बी जीवा होगी क्या, यहाँ पर एक बिंदु एक्स ले लिया। यानी देखिए कह रहा वृत्त के चाप तो ए एक्स बी हमने वृत्त का चाप मान लिया और उसकी जीवा क्या, ए बी जीवा मान लिया, तो घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों देखिए जब भी मैंने बताया था जीवा खींची हो तो दोस्तों क्या वृत्तखंड बनता, जो ऊपर वाला भाग होता है दोस्तों वह हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाता और जो नीचे वाला भाग होता है वह हमारा लघु वृत्तखंड कहलाता। पर आपसे पूछा है इसमें ऑप्शन में त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, परिधि व्यास, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, वृत्तखंड, ठीक है। वृत्त के चाप और जीवा द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता। और त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए ये भी देख लीजिए, वृत्त बना है और उसकी जैसे ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये त्रिज्या ही ओ ए बी और ये एक्स, तो ओ ए एक्स बी, ठीक है। यानी जो ये वाला एरिया होगा, ये वाला जो मैं इसको थोड़ा डार्क कर दिया हूं, ये वाला दोस्तों हमारा जो एरिया होगा वो क्या त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है, त्रिज्या द्वारा, ठीक है। और ऊपर वाला एरिया होगा ये भी त्रिज्या द्वारा भाग होगा तो ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्या के द्वारा जो घिरा भाग होगा त्रिज्यखंड कहलाएगा। और वृत्त के चाप और जीवा के द्वारा जो घिरा, इतना ध्यान रखिए, जो जीवा के द्वारा कहेगा वृत्त के चाप और जीवा तो वृत्तखंड हो जाएगा, और त्रिज्या कहेगा त्रिज्या यानी कि त्रिज्यखंड, और क्या जीवा यानी कि वृत्तखंड। क्लियर हो गया। अगला कह रहा जब a बराबर 3,5 और b बराबर 4,6 समुच्चय में है तो a इंटरसेक्शन b बताइए। और आपको पता मैंने बता के रखा इंटरसेक्शन का मतलब क्या, मासा HCF, यानी कि जो इन दोनों में समुच्चय a और समुच्चय b में जो कॉमन होगा वही एलिमेंट लिखेंगे। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ क्या 3 है,
नहीं है। यहाँ 5 है क्या? यहाँ 5 है, नहीं है। यहाँ 4 है क्या? यहाँ 4 है, नहीं। यहाँ 6 है, यहाँ क्या 6 नहीं, यानी कॉमन तो कोई नहीं मिला। जब ऐसी कंडीशन दोस्तों आए जब कॉमन कुछ ना मिले और आपसे कह रहा है इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, सबनिष्ठ की बात कर रहा है, तो दोस्तों हमारा क्या उसके जगह पर फाई लिखते हैं। इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। चाहे फाई से डिनोट करिए या मंजिला ब्रैकेट से डिनोट करिए, इस फाई की जगह पर दोस्तों इस तरीके से मंजिला ब्रैकेट भी, करली ब्रैकेट भी दोस्तों आपको मिल सकता है। तो मंजिला ब्रैकेट दोस्तों लगा होगा तो ये भी दोस्तों समुच्चय का संकेत होता है, ये भी रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। चाहे फाई लिखा हो चाहे मंजिला ब्रैकेट लिखा होगा, जो भी लिखा होगा उसको हम टिक करेंगे। और ये दोनों लिखा हो, फाई भी बना है मंजिला ब्रैकेट भी बना है, तीसरा ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन। ठीक है, अगला कह रहा है 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 2 का मान होगा। मैंने आपको बताया जब आधार समान होते हैं दोस्तों तो घाते यानी कि पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर आधार समान है, देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे। कितना? 4 + 5 माइनस का 9 और प्लस का 2, सारी घाते जुड़ गई। अब देखिए 3 4 5 9 और माइनस का 9 प्लस 2, तो प्लस का 9 माइनस का 9 0 हो जाएगा, यानी बचेगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का था दोस्तों क्या? 9 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला सही हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। अगला देखिएगा, अगला और अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न 5वां। प्रथम 5 आभास संख्याओं की माध्यिका। देखिए प्रथम 5 आभास संख्याओं की माध्यिका। देखिए यहाँ दो चीजें आपसे जानना चाह रहा है, एक तो माध्यिका जानना चाह रहा हूं, एक जानना चाह रहा है कि आपको आभास संख्याएं प्राइम नंबर्स पता है कि नहीं पता है। तो पहले जब आपको प्रथम 5 आभाज्य संख्याएं पता होंगी तभी दोस्तों उसकी माध्यिका निकाल पाएंगे। तो ध्यान समझिए, आभास संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। यानी दोस्तों देखिए 2 हमारी क्या है? आभास संख्या है। उसके बाद दोस्तों कौन सी? 3 आभास संख्या है। उसके बाद 5 के बाद दोस्तों कौन सी? 7, फिर 9 10 नहीं, फिर 11। ये देखिए 5 हो गई। आप देखिए दोस्तों देखिए जब भी आपसे माध्यिका पूछे, वस्तुनिष्ठ में पूछे माध्यिका, तो ध्यान समझिए वैसे कैसे 1 2 3 4 5 पद है। तो आप दोस्तों यदि यही अतिलघु में होता तो हम क्या करते हैं जानते हैं? माध्यिका बराबर जब पदों की संख्या विषम होती है तो n+1/2वां पद, ये तो n+1/2वें पद का मान। तो n दोस्तों यहाँ 5 है और 1 मतलब n कितना दोस्तों? यहाँ 5 क्या होता है? n+1/2वें पद का मान। ये तो आप जानते कि नहीं जानते? माध्यिका बराबर। अब देखिए n 5 है तो 5 + 1/2 वे पद का मान, यानी कि दोस्तों 6/2 यानी कि 2 × 2 3, यानी दोस्तों यहाँ लिखना वे पद का मान, यहाँ लिखना क्या? 3वें पद का मान। तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? 1 2 3 यानी कि 5, इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सेकंड सही हो जाएगा। पर मैं समझाना क्या चाहता हूं, यदि अतिलघु में तो ऐसे करेंगे, पर दोस्तों वस्तुनिष्ठ में आया तो इतना हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए तो हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आए और माध्यिका निकालने के लिए कहे तो दोस्तों क्या करेंगे? एक पद हम आगे से काटेंगे, एक पद हम पीछे से काटेंगे, फिर एक पद आगे से काटेंगे, एक पद पीछे से काटेंगे, जो बीच में आ जाएगा वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। कितना आसान है, ना फार्मूले का जरूरत ना कुछ जरूरत। ठीक है, चलिए तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। वीडियो को दोस्तों अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहिए। यदि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए अब दोस्तों कह रहे हैं किस टाइप के प्रश्न? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट। ठीक है, अब ध्यान समझिए। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? अति लघु का छठा प्रश्न कह रहा है, देखिए 2 की पावर 0 प्लस 10⁻0 अपान 8⁻0 का मान ज्ञात कीजिए, या कहेगा को सरल कीजिए, ऐसे भी कह सकता है। का मान ज्ञात कीजिए या को सरल कीजिए। ध्यान समझिए, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है? 2 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 0 प्लस अपान 8 की पावर 0। आपको पता क्या है, मैंने आपको पहले से बता रखा है, किसी की भी पावर 0 क्या, चूंकि a की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, या x की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। a की जगह पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। किसी की पावर यदि 0 होती है उसका मान दोस्तों कितना होता है? 1 होता है, यानी कि 2 की पावर 0 यानी कि 1 और 10 की पावर 0 यानी कि 1।
बीच में प्लस है, अपान में 8 की पावर 0 यानी कि 1, 1 + 1 कितना 2 और 2/1 यानी कितना 2 ही तो आएगा। तो इसमें कोई दम ही नहीं थी, सिर्फ खेल खेलना था इसके साथ। अगला देखिएगा 7वां नंबर, 7वां प्रश्न, ध्यान से देखिए 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है समुच्चय A बराबर P, Q, R तथा B बराबर STU, ठीक है, STU का संघ समुच्चय ज्ञात कीजिए, का संघ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है, और पर अभी मैं बताऊंगा तो कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, क्या घुमाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि प्रश्न घुमा भी सकता है ना। क्या दिया है आपको, दिया है क्या, A बराबर समुच्चय में P, Q, R, ठीक है, और B कितना है S, T, U। आप ध्यान से समझिए, आपसे पूछा क्या है, का संघ समुच्चय बताइए, मतलब समुच्चय A और समुच्चय B का में संघ समुच्चय, और संघ समुच्चय का मतलब यूनियन की बात कर रहा है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, A यूनियन B, अब तो लगा लेंगे, क्या ज्ञात करना हमें A यूनियन B चाहिए। अब देखिए हिंदी में संघ समुच्चय लिख दिया, और यदि आपने नहीं, सिर्फ आपको पता कि A यूनियन B ज्ञात करने को कहता है, A इंटरसेक्शन B ज्ञात करने को कहता है, पर यदि हिंदी में लिख देगा तो संघ समुच्चय कहेगा, और संघ समुच्चय का मतलब क्या, A यूनियन B कहता है। और यदि यही कहता सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब दोस्तों होता है क्या, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। यदि संघ समुच्चय लिखेगा तो यूनियन निकालेंगे, और सर्वनिष्ठ समुच्चय कहेगा तो दोस्तों हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ A यूनियन B बराबर, A की जगह दोस्तों कितना दे रखा है, P, Q, R, ठीक भैया, और B की जगह कितना है S, T, U। क्लियर हो गया। आप ध्यान समझिएगा, A यूनियन B बराबर, अब देखिए मैंने यूनियन का मतलब बताया था कि लासा, यानी कि जो कुछ कॉमन उसको लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको भी साथ में लिखते हैं। पहली बात, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं नजर नहीं आ रहा, देखिए P यहाँ, तो यहाँ P नहीं, यहाँ Q नहीं, यहाँ R नहीं, यानी कि P, Q, R, और यहाँ देखिए STU, इसमें से कुछ नहीं है, इसलिए सारे एक साथ लिखेंगे STU। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। कितना आसान है, ठीक है। 7वें के बाद दोस्तों देखिएगा 8वां नंबर, 8वां नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 8वां कह रहा है x की पावर 4 माइनस 625 का गुणनखंड कीजिए। बढ़िया प्रश्न है और आसान है। कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा, हमें इसका फैक्टर करने हैं। तो क्या कह रहा है, x की पावर 4 माइनस 625, ठीक है। अब देखिए x की पावर 4 लिख सकते, 2 की पावर 2, यानी x की पावर 2 होल पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत लिखने में। और 625 को 25 की पावर 2 लिख सकते हैं, अरे 25 गुणे 25 625 से होता है। आप ध्यान समझिएगा, चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोस्तों होता है a माइनस b और a प्लस b। ये तो आइडेंटिटी आप जानते हैं कि नहीं जानते। यानी कि a की जगह पर दोस्तों यहाँ x स्क्वायर है, और b की जगह पर दोस्तों 25 है। जहां a होगा वहां x स्क्वायर रखेंगे, यानी कि x स्क्वायर और कितना माइनस b यानी कि 25। फिर देखिए यहाँ x स्क्वायर और b की जगह कितना प्लस का 25, ठीक है। अब ध्यान समझिए, फिर से देखिए इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, तो ऐसे 25 को इसमें 5 की पावर 2, कोई दिक्कत। और यहाँ x स्क्वायर प्लस 25 को ऐसे रहने दीजिए। देखिए फिर से यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ a इस बार x है और b दोस्तों यहाँ पर कितना है 5 है, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा a माइनस b यानी कि x माइनस 5 और a प्लस b यानी कि x प्लस 5। a की जगह दोस्तों x है, b की जगह 5 है, और नेक्स्ट वाला दोस्तों x स्क्वायर प्लस का 25 ऐसे ही रहेगा। हो गया, बस ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। चलिए अगला 8वें के बाद दोस्तों 9वां नंबर, 9th दोस्तों आपसे कह रहा है
ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि एंगल ACB बराबर 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री हो तो एंगल AOB का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है, पहले चित्र देखिए फिर बताइए क्या कह रहा है। ये वृत्त का केंद्र है O, एक यहाँ बिंदु हमारा है C, इसको इससे मिला दिया गया, इसको इससे मिला दिया गया, और इसका नाम है A, ये B, ये O है, और ये एंगल आपको दे रखा 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान समझिए। ACB क्या दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है कि नहीं, और यदि ACB 30 डिग्री है तो आपसे पूछा क्या है AOB है। देखिए ये वाला कोण पूछा, आप जानते हैं क्या है, पहले लिखिए दिया है क्या एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। आप जानते हैं यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। देखिए परिधि पर, एक केंद्र पर बनना, एक हमारा परिधि पर बनना, सरकमफ्रेंस पर बनना। तो आप जानते हैं वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है। ये स्टेटमेंट लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल AOB बराबर 2 गुणे एंगल ACB। ठीक है, क्या वृत्त के केंद्र पर बना कोण AOB परिधि पर बना कोण ACB का 2 गुना होगा कि नहीं। देखिए एंगल AOB बराबर 2 गुणे 30, यानी दोस्तों कोण AOB 60 डिग्री हो गया। बस 1 नंबर मिल गया आपको। यहाँ लिख लीजिए, मैंने बोला वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। 90 के बाद दोस्तों 10वां नंबर देखिएगा ध्यान से। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघुचाप का अंशमाप लघुचाप का अंशमाप 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो उसके दीर्घ चाप का अंशमाप ज्ञात कीजिए। तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों दिया है क्या, किसी वृत्त में उसके किसी लघुचाप का अंशमाप, तो लघुचाप का अंशमाप बराबर दोस्तों कितना 70 डिग्री। और दोस्तों वृत्त में दोस्तों किसी वृत्त का अंशमाप कितना होता है, वृत्त में अंशमाप कितना होता है, तो वृत्त का अंशमाप किसी वृत्त का अंशमाप दोस्तों कितना होता है,
360 डिग्री। अरे नहीं समझ पा रहे हो, देखिए जैसे ये मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं एक लघुचाप, ये ए बी यहाँ पर पॉइंट है और ये दोस्तों आपका एक्स है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। कह रहा है जब हम लघुचाप द्वारा जो एंगल बनना वो मान लेते हैं 70 डिग्री बनना, ये हमारा जो 70 डिग्री बनना, तो आपसे कह रहा, समझ रहे हैं, ए एक्स बी लघुचाप है कि नहीं, और दीर्घचाप कौन सी होगी, दीर्घचाप इस पे कौन सी होगी, ए वाई और बी, ये दीर्घचाप है। तो आपसे कह रहा है तो उसके दीर्घचाप का अंश आप बताइए, तो दीर्घचाप का अंश माप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप देखिए कितना आसान है, लघुचाप 70 है और आप जानते हैं वृत्त यदि यहाँ ये पूरा यहाँ घूम के आए, ये नीला जो बना रहा हूं, नीला और काला मिला के टोटल कितना होगा 360 डिग्री होगा कि नहीं, उसमें से 70 पता है, तो दीर्घचाप ए वाई बी के द्वारा कितना एंगल बनेगा, 360 में से 70 घटा दें, यानी कि वृत्त के अंश माप में से लघुचाप के अंश माप को घटा दें तो दीर्घचाप का अंश माप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दीर्घचाप का अंश माप बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त का अंश माप, वृत्त का अंश माप माइनस का, इसको हटा दो, चित्र समझ गए ना, चित्र माइनस का बनाना चाहे तो फिगर बना भी सकते हैं वरना कोई जरूरत नहीं है, माइनस क्या लघुचाप का अंश माप, लघुचाप का अंश माप। अब ध्यान समझिए, तो दीर्घचाप का अंश माप बता दोस्तों क्या होगा, वृत्त का अंश माप कितना 360 डिग्री, ये 360 लिखा दोस्तों, और माइनस लघुचाप का कितना 70 डिग्री, घटा लेंगे कितना आएगा 290 डिग्री, है कि नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः दीर्घचाप का अंश माप बराबर कितना 290 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका, ठीक है। अंतिम और 11 नंबर प्रश्न, अति लघु का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। 11 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए 11 नंबर कह रहा है 5:8 और 11:14 में कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है। अब ध्यान समझिएगा, इसमें पूछ रहा आपसे कौन सा अनुपात बड़ा है। अब बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा कैसे करेंगे, क्या प्रश्न है दोस्तों, आपसे जानना चाह रहा है कि 5:8 और 11:14 में कौन सा अनुपात बढ़ा, तो कैसे करते हैं इस टाइप के प्रश्न, 5:8 और 11:14। देखिए अच्छा, अनुपात को बटे सही में लिख सकते हैं, यानी कि 5/8 और 11/14। एक तो तरीका दोस्तों क्या करें, 8 से 5 को भाग कर दें, 14 को 11 से भाग कर ले, पॉइंट में निकाल लें, जो बड़ा आ जाए वही बड़ा बता देंगे। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, इस तरीके लिखने के बाद 8 और 14 का लासा निकाल लें, क्या निकाल लें, लासा। तो दोस्तों ध्यान समझिए, 8 14 का लासा कैसे निकालेंगे, 8 और 14 किससे कटेगा, 2 से, 2 चक्कू 8, 2 सती 14, फिर 2 से काटे 2 दूना 4, 2 सती 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 7 और फिर 7 से काटेंगे, कब तक करता, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए, यानी दोस्तों कितना, तो 8 तथा 14 का लासा कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 सती 56 आया जाएगा दोस्तों, 56 लासा आया जाएगा इसका। अब जो लासा आया उसके बाद देखिएगा, जो लासा आया उसको 5/8 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका हर 56 बन जाए। लासा जो होगा हमें हर में 56 बनाना होगा, हर हमें बराबर करने होंगे, क्या डिनोमिनेटर जो हमें बराबर करने होंगे, इसलिए हम 8 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 56 बन जाए। तो आपको पता है कि 8 में यदि हम क्या करें, या देखिए मैं पूछ रहा हूँ 8 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 56 बन जाए। अच्छा तो 8 सती 56 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे 7 से करेंगे तो ऊपर भी दोस्तों 7 से करना पड़ेगा। अच्छा इसको इसके पहले 5/8 भी लिख लीजिए, तो 5/8 बराबर 5 गुणे 7/8 गुणे 7 यानी कितना हो गया
5 सती 35 और 35 बटे 200 8 सती 56 हो गया। देखिए हो गया। अब इसके बाद अगला देखिए, अगला दोस्तों कितना है 11/14। अब 11/14 है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा नीचे 56 बन जाए। तो 14 चक्कुस कितना, तो 56, यानी जब 4 से नीचे करेंगे तो 4 से ऊपर भी करेंगे, तो 11 चौक 44 और कितना 14 चक्कू 56। अब देखिए जिसका अंश बड़ा होगा, यदि हर बराबर है, यदि हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह हमारा बड़ा होगा। क्या, यदि हमारे हर डिनोमिनेटर सेम है तो अंश यदि हमारा जो बड़ा होगा, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही हमारा दोस्तों बड़ा होगा। यानी देखिए 44 और 56, इसका अंश बड़ा इसलिए ये बड़ा होगा कितना 35 56। अब देखिए 44 56 किसको सॉल्व करने आया 11/14 को। 44 56 किसको आया भाई 11/14, यानी कि 11/14 ग्रेटर देन 35 56 किसको सॉल्व करने पे आया 5/8, तो 5/8 हो गया। अब देखिए इसको अनुपात में लिख लें तो 11/14 इज ग्रेटर देन 5/6। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अतः 11/14 5/6 से बड़ा होगा। ऐसा क्या लिख सकते हैं, अतः 11/14 जो होगा 5/6 से बड़ा होगा। इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। सॉरी 5/6 का 5/8 है ना, ये 6 कहाँ से आ गया भाई, 5/8 यहाँ भी 8 होगा, और तो कहीं लिख दिया भाई, यहाँ भी तो 8 लिखा है, सब जगह तो 8 ही लिखा है। ठीक है, ये 2 है। चलिए नोट करिए। तो दोस्तों आपके ये अति लघुत्तरी प्रश्न दोस्तों कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे लघुत्तरी प्रश्नों पर। ध्यान से देखिएगा, अति लघु के बाद लघुत्तरी प्रश्न, बहुत ध्यान से। तो लघुत्तरी प्रश्न दोस्तों देखिएगा, अब जो आपके एग्जाम में कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। देखिए शुरू करूं, ये यहाँ पर 5/8 लिखा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिसका नहीं नोट है ये 5 है। अब दोस्तों देखिएगा 12 नंबर, 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 6x की पावर 5 माइनस 28x³ प्लस का 3x² प्लस का 30x माइनस का 9 को 2x² माइनस 6 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ध्यान से देखिए, आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, क्या कि 6x की पावर 5 माइनस का 28x³ प्लस का 3x² प्लस का 30x माइनस का 9 को दोस्तों भाग करना है 2x² माइनस का 6 के। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। 2x² माइनस का 6x की पावर 5 माइनस का 28x³ प्लस का 3x² प्लस का 30x और माइनस का 9। अब ध्यान समझिए, भाग करना आपको बहुत सीख चुके हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने लगभग हर मॉडल पेपर में भी लिया है और लगभग आया भी दोस्तों लगभग हर बार है। तो हमें पहला टर्म हमेशा काटना होता है। तो देखिए यहाँ 6 है तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए, तो 2 तियाँ 3 और देखिए यहाँ पावर 5 यहाँ पावर 2, तो कितनी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 लिखा है, 3x की पावर 3 से। तो अभी तो 2 3 5 होगा, जब आधार समान जाते जोड़ेंगे देखिए 3 दूनी 6 और x की पावर कितना 2 3 5। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 6 3 18 और x की पावर 3 हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, घटाना होता है, इसलिए साइन बदलते हैं। देखिए यहाँ पर काय का साइन है प्लस का, इसलिए दोस्तों मैंने माइनस लगाया, अपोजिट साइन लगाते हैं। अब देखिए माइनस का 28x³ है प्लस का 18x³ है, तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 28 प्लस का 18 यानी कि 10x³
माइनस का वो भी भाई 18 में से 28 में से 18 जाएगा तो 10 ही तो बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। फिर 3x² नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको काटना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस के 5x से, माइनस के 5x से करेंगे कि नहीं, तो 5 दूनी 10 माइनस का और x², यहाँ x तो x की पावर 3 हो गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस कितना, 5 छक्का 30, 5 छक्का दोस्तों कितना होता है 30 और x। अब ध्यान समझिए साइन बदलिए, देखिए यहाँ माइनस इसलिए यहाँ प्लस इसलिए माइनस, ये तो कैंसिल होगा, सेम सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या, देखिए यहाँ x², यहाँ x है, इसलिए इसको हम घटा नहीं सकते। जब तक हमारे क्या वेरिएबल यानी कि चर सेम नहीं होंगे तब तक ना घटा सकते ना जोड़ सकते। इसीलिए दोस्तों क्या 3x² बचा जाके और माइनस का 30x बचा जाके, ठीक है। यहाँ 3x² माइनस का 30x बचा, ऊपर दोस्तों क्या बचा हमारे पास, देखिए प्लस का 30x है और माइनस का 9, सब कुछ नोट कर दीजिए, सब कुछ हमने नोट कर लिया। देखिए माइनस का 30x प्लस का 30x तो बेकार है, माइनस का 30x प्लस का 30x तो बेकार है क्योंकि दोस्तों क्या 30x माइनस के 30x में से 30x जाएगा बेकार। अब हमारे पास बचा क्या, यही समझना है, इसीलिए तो मैंने इस प्रश्न को लिया है। यहाँ देखिए 3x² माइनस का 9 यानी कि हमें इसको काटना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें इसमें 2 में कि 3 बन जाए। तो देखिए x² तो है ही है, तो देखिए 2 में यदि हम किससे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 कम 2 1 कम 2 3 बन जाएगा कि नहीं। यानी कि दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस के किससे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब प्लस के 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3 और x², तो यहाँ 3x² हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो माइनस का 6 है प्लस का 3/2, तो 2 1 कम 2 2 3 6, कितना बचेगा माइनस का 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 9 हो गया। अब देखिए ये हमारा देखिए साइन बदलेंगे, प्लस का इसलिए माइनस का और ये माइनस का इसलिए प्लस का, तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये भी देखिए हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में ही क्योंकि वो माइनस का 30 है और प्लस का। अब दोस्तों सब कुछ तो कैंसिल हो चुका, तो हमारे पास बचा क्या जाके 0, शेष पर कितना जाके 0। यानी दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर, अतः भागफल, शेषफल बाद में लिखेंगे, भागफल कितना 3x³ माइनस का 5x प्लस का 3/2 और शेषफल बराबर 0 आया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ जाइएगा, ये अलग है, इससे पता चला, इससे ये मैंने लाइन खींच दिया, इतना अलग पार्ट है, ये आंसर में है, ठीक है, समझ गए। अगला 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर 13 क्या कह रहा है वो ध्यान समझिएगा। 13 नंबर कह रहा है एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या ध्यान समझिएगा, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से 5% की दर से कम हो रही है, कम हो रही है, क्या 5% की दर से कम हो रही है। आगे दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान समझिएगा, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 हो, 3610 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। 2 वर्ष 3600, गांव की वर्तमान जनसंख्या 3600, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे दोस्तों कह रहा है एक गांव है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5%, ये 5 है दोस्तों, 5% की दर से कम हो रही है। एक गांव जिसमें प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 205% की दर से जनसंख्या कम हो जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या मतलब इस समय प्रेजेंट
समय में 3610 है, मतलब उस गांव में 3610 लोग रहते हैं, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि इससे ज्यादा ही तो होगी। अब ध्यान समझिएगा, क्या दिया है, दिया है गांव की वर्तमान जनसंख्या। देखिए इसको मान लेंगे ए से, किससे मानेंगे, ए बस से बस। भाई वर्तमान मतलब कह रहा है, देखिए पहले जब भी कह रहा है कमी हो रही तो हमेशा जो भी जनसंख्या दे रखी होगी उसको दोस्तों हम ए मानेंगे। क्या कह रहे हैं, कम हो रही ना, तो जब भी कम की बात कहेगा तो जो कुछ दे रखा होगा उसको हमेशा ए से मानेंगे। ए बराबर दोस्तों हमारा कितना 3610 हो गया। उसके बाद दर रेट दे रखी आर बराबर कितना 5% वार्षिक, प्रतिवर्ष का है वार्षिक। उसके बाद उसका कह रहा है समय t बराबर या n बराबर, चाहे t से लिखिए चाहे n से, जिससे आपको आसान लगे तो t लिख लेते हैं, चाहे n 2 वर्ष किसी से भी लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या है 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, तो माना 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर p, क्या मान लिया p है। अब ध्यान समझिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा है a बराबर p1 प्लस r/100 की पावर t या n, यदि n लिखेंगे तो n t। पर देखिए जब आपसे कहता एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से क्या बढ़ रही है, जब बढ़ रही होगा तो यहाँ प्लस लगेगा, और यहाँ जब कहे कम हो रही या अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन कहे या कमी कहे यहाँ लिखा होगा तो यही साइन जहाँ प्लस होगा सिर्फ वहाँ माइनस होगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। बस इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जब भी कमी कहे या अवमूल्यन कहे तब दोस्तों जो फार्मूला आप लगाते थे चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन निकालने के लिए, उसी फार्मूले में दोस्तों क्या जहाँ प्लस है वहां पर हम माइनस कर देंगे, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये तो हमें ज्ञात ही करना है, पी कितना आपका है, एक मिनट, ये तो आपको पता है 3610 से पी आपको ज्ञात करना है। और दोस्तों 1 माइनस आ कितना आपका 5/100 और टी दोस्तों आपका कितना है 2। अब ध्यान समझिए 5 एकम 5 5 दूनी 10 20 हो गया। इसके बाद इधर सॉल्व करता हूँ तो 3610 बराबर पी। अब देखिए 1 माइनस 1/20 की पावर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, ध्यान समझिएगा। एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 3610 बराबर पी, 20 एकम 20 और उसमें से 1 घटाएंगे, 1 लिखा है तो 19 हो जाएगा कि नहीं, तो ये 19/20 की पावर 2 बचा जाएगा। यानी दोस्तों 3610 बराबर पी, इसको लिख सकते हैं 19/20 गुणे 19/20, 2 बार लिख सकते कि नहीं, ये समझ पाएंगे नहीं। यहाँ मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेना सभी को आता है। इसके बाद इसी के आगे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जब कैंची गुणा करेंगे तो ये सब इसके गुणे में आ जाएगा कि नहीं, तो ये बचेगा क्या पी। तो ध्यान समझिए 19 गुणे पी, यही तो बचा 19 गुणे पी बराबर क्या 3610 गुणे 20 ये जो गुणे में कहा जाता है बट्टे में, इसलिए P बराबर 3610, यहाँ 20 गुणे 20 लिखा है तो 20 गुणे 20 बटे 19 गुणे 19, ठीक है। अब ध्यान समझिए, काट लीजिए इसको। देखिए 19 एकम 19 और यहाँ काटेंगे 19 एकम 19 हो गया, तो यहाँ दोस्तों कितना बचा जाएगा। देखिए 19 एकम 19 हो गया तो वहाँ 20 17 और 1 यानी कि 171, 19 नवा 171, 190 आ गया, और फिर 19 एकम 19 और 10 आ गया। अब देखिए 20 की मल्टीप्लाई 20 से कर लें तो 20 गुणे 20 400 गुणे 10 4000, पी बराबर 4000। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं तो मैं बोले दे रहा हूँ, इसके नीचे आप फाइनल आंसर लिखेंगे क्या, अतः 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर 4000, लिख जरूर लीजिएगा, इतना आंसर मत छोड़िएगा। क्या अतः 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर 4000, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी अवमूल्यन या कमी कहेगा तो माइनस हो जाएगा, और वृद्धि की बात कहेगा कि या जनसंख्या बढ़ रही कहेगा तब दोस्तों ये प्लस में रहता ही है। 13 के बाद 14 नंबर 14 नंबर देखिए, एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। संख्या 5, 9, 17, 27 की प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़े की है, कौन
सी संख्या जोड़ें कि ये संख्या समानुपात में हो जाए, कि ये संख्या समानुपात में हो जाए। अब ध्यान समझिए, ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है क्या दोस्तों, कमेंट करके बताते रहिए क्लास कैसी लग रही है। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सारे मित्र, जितने मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े, उसमें से किसी की बैक ना लगे। जो लगातार हमारे साथ तैयारी करें तो किसी की बैक नहीं लगे। इतनी मेहनत मैं करूँ साथ में, तो आप भी साथ में करिए, है कि नहीं? तो जब मेहनत करेंगे तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए यदि आप लगातार मेहनत प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बैक लगने का कोई संभावना नहीं, और 25 में 25 नंबर भी लाएंगे। और ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनको गणित बहुत खराब लगती थी, कहने का था उनको बहुत कठिन लगती थी, वो भी पास हो रहे हैं। कमेंट करके बताते भी हैं कि सर हाँ, मुझे अब गणित में इंटरेस्ट आने लगा, समझ में आने लगी। क्यों? लगातार प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है, आपने क्या उसमें प्रयास करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मैंने तो सिर्फ समझाया, थोड़ा सा रास्ता दिखाया है, प्रयास इसका आपका है। तो इसलिए दोस्तों प्रयास करते रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं जो संभव ना हो। कह रहा है संख्या 5, 9, 17, 27 की प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़े कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाए। दोस्तों मानेंगे, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़े। क्या मानेंगे? माना प्रत्येक संख्या में x जोड़े तो जोड़ें तो ये समानुपात में हो जाएंगी। तो ये समानुपात में हो जाएंगी। अब ध्यान समझिए, संख्याएं जो दे के सब में x जोड़ लेते हैं तो क्या बनेगी? 5 + x। पहले इसके नीचे ऊपर संख्या यहाँ लिख लीजिए, 5, 9, 17, 27 या संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद लिखिएगा 5 + x, 9 + x, 17 + x और कितना? 27 + x। यही तो कहा, प्रत्येक संख्या में यदि हम x जोड़ दें तो ये समानुपात में हो जाएंगे। समानुपात का कहने का था दोस्तों क्या? 5 + x, ये अनुपात हो जाएगा 9 + x, और समानुपात होता है क्या? ये डबल अनुपात। इस तरीके से समानुपात का ये चिन्ह है 17 + x और अनुपात 27 + x। अच्छा, अनुपात को हम बटे सही में लिख सकते हैं, यानी कि 5 + x अपान 9 + x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी प्रकार इसको 17 + x अपान 27 + x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो ध्यान समझिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए। याद है कि पहले लिख रहे थे 9 + x की मल्टीप्लाई किससे करना? 17 + x से। इधर देखिए, इधर इसकी मल्टीप्लाई इससे बराबर 5 + x की मल्टीप्लाई 27 + x से करते हैं। तो देखिए 17 9 कितना? 9 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 153 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 17 9 153 होता है। और 9 की मल्टीप्लाई x से तो 9x हो गया, प्लस x की मल्टीप्लाई 17 से 17x, और प्लस x की इंटू x x²। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो जाएगा? 5 7 35, हंसी लगा के 3, 5 दूनी 10, 3 13 135। और फिर इससे करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 27x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 27x, और इससे करेंगे तो प्लस का x² हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, तो ये x² इधर का, x² इधर का कैंसिल हो गया। तो दोस्तों यहाँ से कितना बचेगा? 153 ये, और 9 17 17 और 9 26 हो जाएगा ना भाई? 9 7 16 26 ही तो होगा, बराबर 135। दोस्तों हमारे पास ऐसे रहा, यहाँ 3 और 17 प्लस का 30x हो गया, प्लस का दोस्तों 30x हो गया। देखिए 17 और 9 25 होगा, 35 ये क्या 15 कहाँ से आएगा? 17 और 9 25 होगा ना? 9 नहीं मैं एक जोड़, अच्छा ये तो सही तो था। यहाँ पे क्या था? ये मैंने क्या लिखा? 153 था ना, ये 153 हो गया, और 9x + 27 तो 26x हो गया। क्या अब तो सही है ना? अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद यहाँ पर
153 को अपनी जगह पे रखिए, 135 को उठा के इधर ले आइए, तो उधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। 153 माइनस का 135 बराबर, ये देखिए 30 अपनी जगह पर 30x ऐसे रहा, माइनस का 26x, ये प्लस का था बराबर, उधर का 26 हो गया। अब इसमें से घटा लीजिए, तो देखिए 13 में से 5 गया 8, और यहाँ 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना बचेगा 4 3 का 1 18। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? 17 कहीं के छूट गया, क्या गड़बड़ हुआ भाई? सही तो है दोस्तों। अच्छा ये देखो मिस्टेक यहाँ पर हो गई हमको लग रहा है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 135 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो 3 की जगह यहाँ पर 5x हो गया, और फिर इससे करेंगे तो 27x प्लस x स्क्वायर, बाकी तो सही है ना। 135 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27 5 32, ठीक है 32x हो जाएगा। अब उस उधर उठा के ले जाएंगे तो 32x है, इधर 26x है, तो यहाँ 32 वहाँ 26, तो कितना बचेगा 153 माइनस का 135, सही तो है। अब तो सही नजर आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ घटा लीजिए, तो 32x में से 26 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 12 में से जाएगा 6x बचेगा, यानी कि x बराबर 18/6, ठीक है। यानी कि 6 कम 6 और 6 3 18, यानी कि x बराबर 3 आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ें, अतः प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ें तो ये संख्याएं, तो ये समानुपात में हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इस तरीके से दोस्तों लिख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जिस प्रकार यहाँ जोड़ने से कहा, इस प्रकार घटाने वाला भी पूछ सकता है इसमें, जब घटाने के लिए तो सामने से घटा देंगे, कर लेंगे कि नहीं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। चलिए अगला 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर देखिएगा। बस धीरे धीरे अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान समझिए। 15 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के 3 कोणों में, एक त्रिभुज के 3 कोणों, एक त्रिभुज के 3 कोणों में 3:2:5 का अनुपात है, का अनुपात है। आगे दोस्तों आपसे कहता है प्रत्येक कोण का मान वो ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, चित्र के माध्यम से लगाया कि ऐसे ही, नोट करते रहिए फटाफट दोस्तों, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फटाफट। आपसे दोस्तों कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोणों में 3:2:5 का अनुपात है, प्रत्येक का मान बताइए। दोस्तों मान लेंगे, माना त्रिभुज के तीनों कोण या कोण क्रमशः, या ऐसे मान लीजिए, माना पहला ऐसे मान लीजिए, 3 कोण की क्रमशः मानिए, चलिए अलग अलग मान लीजिए। माना पहला कोण, ऐसे माना पहला कोण, 3 कोण है ना, तो 3 कोण मान लेते हैं। पहला कोण दोस्तों कौन सा 3 का है ना, तो 3x हो गया। दूसरा कोण कितना 2x, और तीसरा कोण कितना 5x। आप जानते कि अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती ना, आप जानते क्या,
चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तीनों कोण जोड़ दीजिए, 3x प्लस 2x प्लस का 5x किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर हो जाए कि नहीं। तो देखिए 3 2 5 5 10 x बराबर दोस्तों कितना, 180। x की वैल्यू निकालें, जो गुणे में कहा जाता है दोस्तों बटे में, इसलिए x बराबर 180 डिग्री बटे 10, काट दीजिए, 0 से 0 गया, यानी दोस्तों कितना, x बराबर 18 डिग्री, दिख रहा ना 18, x की वैल्यू 18 डिग्री आई। तो क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, अतः पहला कोण बराबर दूसरा कोण और तीसरा कोण। ध्यान समझिए, पहला कोण दोस्तों कितना आया आपका, 3x दे रखा, x की वैल्यू दोस्तों 18 है, तो 3 गुणे 18 54 डिग्री। ठीक है, अगला 2x है तो 2 गुणे 18 18 दूना 36 डिग्री। और अगला दोस्तों कितना, 5x है तो 5 गुणे 18 पंचे 90। देखिए ऐड कर लीजिए, 54 36 90 होता है। ठीक है, और 90 180 होगा कि नहीं होगा, तो आसान था प्रश्न, इसमें कोई दम नहीं थी। अगला देखिएगा, पर आएगा नहीं तो यही प्रश्न में बहुत ज़्यादा दम है कि नहीं, आ रहा तो कोई दम नहीं है। 16 नंबर देखिए, 16 कह रहा दोस्तों आपसे, एक घनाभ की कोर क्रमशः कोर कह लें, कोरे कह सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। हिंदी में ही लिखा होगा, हमने इंग्लिश में लिख दिया सेंटीमीटर। ठीक है, उसका आयतन व पृष्ठ ज्ञात कीजिए, है उसका आयतन व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, अच्छा प्रश्न है और आसान है। क्या कह रहा है भैया, एक घनाभ है जिसमें क्या दे रखा है, उसकी कोरे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लेते हैं। तो क्या माना क्या दिया है, दिया क्या है, घनाभ की लंबाई L बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और घनाभ की चौड़ाई, अच्छा लंबाई को लेंथ कहते इसलिए L से लिखा है, लंबाई को लेंथ कहते इसलिए L से लिखा, चौड़ाई को विड्थ कहते इसलिए B से लिखेंगे, इतना 4 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई, हाइट यानी कि H बराबर दोस्तों, हाइट ऑफ क्यूबाइड, H बराबर दोस्तों कितना, 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, घनाभ का आयतन व पृष्ठ, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और घनाभ का पृष्ठ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो घनाभ का आयतन वाला दोस्तों क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो L दोस्तों आपका 5 है, B आपका 4 है, ये H 3 है, तो 5 को 20 और 20 3 60 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद घनाभ का पृष्ठ पूछा, तो घनाभ का पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, ये घनाभ का पृष्ठ कहे या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कहे, ठीक, या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, बात एक ही। तो 2 ब्रैकेट में L दोस्तों कितना आपका 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3 और प्लस 3 गुणे 5,
तो घनाभ का दोस्तों पृष्ठ क्या हो जाएगा, देखिए दो वैल्यू सबकी पुट किया, जहाँ एल है वहाँ 5, जहाँ बी वहाँ 4, जहाँ एच है 3। देखिए 5 चक्कू 20, 4 दिया 12 और 3 बचे 15। ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर दोस्तों कितना आएगा, ध्यान समझिएगा इधर। 2 गुणे देखिए 20, 30, 40, 60, 47, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 सती 14, 5 2 7, ठीक है, और 2 3 4 सही तो 2 सती 14 और 2 चक्कू 8 94, क्या पृष्ठ है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ लिखिएगा क्या, यहाँ पर लिखना है अतः घनाभ का पृष्ठ, क्या लिख दूँ मैं, अच्छा लिख देता हूँ, अतः घनाभ का पृष्ठ बराबर कितना आया, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ब्रैकेट में बढ़िया बंद कर लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में बंद करना है और किसको, इसको भी। यहाँ लिख लेना घनाभ का, अतः घनाभ का आयतन बराबर, अतः घनाभ का आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। 17 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट करिए फटाफट। ध्यान से देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। अट्ठारह नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, नहीं 17 नंबर है ना, इस पहले 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 50 आदमी एक काम को, 50 आदमी एक काम को, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है बताइए 30 आदमी कब हटा दिए जाएं, बताइए 30 आदमी कब हटा दिए जाएं, 30 आदमी कब हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिन में, 75 दिन में समाप्त हो जाए, 75 दिन में समाप्त हो जाए, 75 दिन में समाप्त हो जाए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 50 व्यक्ति होते तो एक काम को दोस्तों 40 दिन में कंप्लीट कर सकते थे, पर आपसे कह रहा है कि 30 आदमी कब हटा दिए जाए कि शेष काम को 75 दिन में समाप्त, शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए। दोस्तों मान लेंगे, माना 30 आदमी x दिन बाद हटा दिए जाए, हटा दिए जाएं तो शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाएगा। लिखना चाहिए, भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब इस टाइप का देखिए कह रहा है 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, और जब हम कह रहे हैं 30 आदमी कब हटा दिए जाए, जब हम 30 आदमी में हटा देंगे तो काम क्या 75 दिन में होता। जाहिर सी बात है, ये कैसा है, विरोधाभास है कि नहीं भाई। एक चीज देखिए, विरोधाभास कहने का मतलब क्या, मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया भाई, एक समानुपाती एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है, ये तो बताया नहीं। तो जब विलोमानुपाती होता कि नहीं, विलोम अनुपात, तो दोस्तों ये उल्टा है। जैसे भाई मान लीजिए आपके घर में कोई काम है, तो मान लो 5 मजदूर उस काम को 5 दिन में या 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आपने मजदूर 10 लगा दिया, तो वो काम जो 5 मजदूर 10 दिन में समाप्त कर रहे थे, तो जब 10 मजदूर बढ़ा लेंगे, मजदूरों की संख्या बढ़ा लेंगे, तो काम कम दिन में हो जाएगी नहीं हो जाएंगे। तो एक चीज इसमें बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। तो दोस्तों एक साइड में क्या होगा, आदमी, और दूसरे साइड में दिन। आदमी दोस्तों कितने हैं आपके 50, दोस्तों काम कितने दिन में होगा 40 - x दिन में। और कह रहा है जब 30 आदमी हटा दीजिए तो आदमी कितने थे 50, उसमें से 30 घटा देंगे, कितने बचेंगे 20 ही तो बचेंगे।
भाई आदमी टोटल आपके पास कितने थे 50, उसमें 30 आदमी कब हटा दिए जाए कि शेष काम 75 दिन में हो जाए, तो शेष काम 75 दिन में हो जाए। ठीक है, ये बात समझना है कि नहीं। देखिए अब देखिए आदमियों की संख्या जब हमारी क्या होगी, चाहे इसमें तीर कैसा भी लगाइए, जैसा चाहे ऊपर से नीचे लगाए, इसमें तीर दोस्तों हम आगे पीछे कैसे भी लगा सकते हैं, चाहे नीचे से ऊपर लगाए चाहे ऊपर से नीचे। यदि हम ऐसे लगा रहे हैं तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, आदमी बढ़ रहे हैं तो दिनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे भी लगा लीजिए, मतलब उल्टा लगाइए, इससे कोई मतलब नहीं कि तीर जैसे कहीं कहीं हो सकता तीर ऐसे लगा हो तो इसमें इधर लगेगा ऐसे करके, मतलब तीर आपको हमेशा उल्टा लगाना है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी आपकी, घटेगी। तो एक तीर वैसे मैंने नीचे की ओर लगा दिया तो ये ऊपर की ओर हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो 20:50 समानुपात का क्वेश्चन है, समानुपात क्या। अब देखिए 40 - x और अनुपात 75, मतलब यदि हम यहाँ इससे लिख रहे हैं पूछ से तो 20:50 लिखा, तो यहाँ भी पूछ ही से लिखेंगे तो 40 - x 75 हो गया। अब देखिए अनुपात को बटे सही में लिख सकते हैं, हो गया कि नहीं। अब देखिए काट लीजिए तो 0 से 0 गया। अब दोस्तों हमारे पास बचा क्या, रखे ध्यान से हमें 2/5 = 40 - x बटे 75, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 75 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150। और इधर करेंगे तो 5 × 20 200 और -5x 200 - 5x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। देखिए 5 × 20 x हो गया और -5 और 75 है तो 5 दूनी 10 और 2 14 150 हो गया। अब देखिए 5x को उठा के देना है तो 5x = 200 और 150 को उधर हटा दें तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 5x आ कितना 50, यानी कि x = 50/5, जो बुरे में बटे में, यानी कि 5 × 5 और 5 × 50, x = 10 दिन, x के लिए 10 दिन आया। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे दोस्तों फाइनल आंसर, अतः 30 आदमी 10 दिन बाद हटा दिए जाए, अतः 30 आदमी 10 दिन बाद हटा दिए जाए। लिख लीजिए फटाफट आंसर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। फिर दोस्तों इसके बाद एक अंतिम प्रश्न है और दोस्तों हमारा ये समाप्त हो जाएगा। नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। वीडियो को अपने अपने हिसाब से दोस्तों शेयर भी जरूर करते रहिएगा। तो लिख लीजिए अतः 30 आदमी 10 दिन बाद हटा दिए जाए, अतः 30 आदमी 10 दिन बाद हटा दिए जाएं। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों लिख लेंगे। चलिए अंतिम और 18 नंबर प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों ये काम वाले प्रश्न दोस्तों आते हैं आपके एग्जाम में। 18 नंबर दोस्तों देखिएगा, 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है बेहतरीन प्रश्न, x² - x - 72 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। वैसे दोस्तों ये सिंपल गुणनखंड कहता है, खाली आपसे कहता है x² - x - 72 के गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल जैसे हम सिंपल तरीके से गुणनखंड करते हैं वैसे करते हैं, पर इसमें कंडीशन लगा दिया है कि पूर्ण वर्ग बनाकर, परफेक्ट स्क्वायर, आपको पूर्ण वर्ग बनाकर दोस्तों क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं इसको भी ध्यान से समझिएगा। पूर्ण वर्ग से भी दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या, x² - x - 72, जब भी पूर्ण वर्ग बनाना होगा तो x का गुणांक लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का गुणांक दोस्तों यहाँ कितना है, -1 है, या हम मान लेते हैं माइनस प्लस छोड़ दें कुछ समय के लिए। यदि माइनस प्लस कुछ समय के लिए हम छोड़ देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। यदि माइनस प्लस ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते चलो हम ले लेते हैं x का गुणांक कितना, -1 है, x का गुणांक कितना, -1 है, और छोड़ दोगे तब भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं क्योंकि स्क्वायर होता है। x के गुणांक का आधा, तो x के गुणांक का माइनस इसका आधा का वर्ग, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 होगा कि नहीं होगा। ये कह रहा है x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और वही घटा देते हैं। ध्यान समझिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधा उसमें जोड़ते हैं घटाते हैं, बस यही कर लीजिए।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 और प्लस का 1/4 इसमें ऐड कर दीजिए, माइनस का 1/4 घटा दीजिए। अब ध्यान समझिएगा भाई, अभी देखिए ये प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कुछ नहीं, यही तो बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, देखिए माइनस का ये प्लस का 1/4 ये साथ निकल लेते हैं। इधर देखिए माइनस का 72 माइनस का 1/4, माइनस का 72 माइनस का 1/4, इसको देखिए ध्यान से, बराबर यहां पर दोस्तों क्या माइनस का 72 हो गया, माइनस का 1/4 हो गया। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 और प्लस का 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। कहेंगे सर ये कहां से आ गया? देखिए ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनना है, तो a की जगह पर x है, b की जगह 1/2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है x और b कितना 1/2। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और यहाँ देखिए माइनस का 72, मैं यहाँ एलसीएम ले लें दोस्तों, तो जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कितना होगा, यदि माइनस का चले माइनस का ले तो 72 प्लस का 1/4 बनेगा, 72 प्लस का 1/4 बना कि नहीं? अब देखिए ये फार्मूला बन गया x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है कि नहीं? x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 सत्ते 28 हो गया और प्लस 1, तो 289 289/4। अब देखिए 289 कितना 17 का स्क्वायर होता है। इसके बाद देखिएगा मैं कहाँ सॉल्व करूँ, इधर अभी हुआ नहीं दोस्तों, एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर भी। देखिए ये इसको लिख सकते हैं, ये माइनस है दोस्तों यहाँ पर x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये देखिए इसको लिख सकते 17/2 का होल ऑफ स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अब ध्यान समझिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a की जगह पर दोस्तों यहाँ x माइनस 1/2, ध्यान सुनते रहिएगा, b की जगह 17/2 है, तो दोस्तों क्या होगा आगे, ध्यान समझिए a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी यानी कि x माइनस 1/2, ये a हो गया, माइनस बी यानी कि 17/2। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a यानी कि x माइनस 1/2 प्लस b होता है, प्लस का 17/2, बस थोड़ा सा बचा। अब देखिए यहाँ पर 2 एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ कितना 2x हो जाएगा और माइनस का 1 माइनस का 17। यहाँ दोस्तों क्या 2 एलसीएम ले लें तो 2x माइनस का 1 x है दोस्तों और प्लस का 17। अब ध्यान समझिए, इसके बाद यहाँ पे कर दूँ, चलिए इसके नीचे 2x और माइनस का 1 माइनस 17 माइनस का 18/2। यहाँ देखिए 2x ऐसे रहा, माइनस का 1 प्लस का 17 प्लस का 16 हो जाएगा /2। देखिए यहाँ ऊपर 2 कॉमन, तो x माइनस 8 बचा, नहीं 8 क्यों बचेगा, 9 बचेगा, 2 9 18 होता 9। अपान में दोस्तों यहाँ कितना 2, इधर देखिए 2 ऊपर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 8 16 और अपान में 2। अब देखिए ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, तो बचा क्या क्या हमारे पास x माइनस 9 और x प्लस 8, ये दोस्तों हमारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 72 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड बराबर x माइनस 9 प्लस x प्लस 8। दोस्तों यदि यही आपसे कहता है, खाली कहता है गुणनखंड कीजिए, सिंपल तरीके से करते फटाक से आ जाता, पर जब भी परफेक्ट स्क्वायर कहेगा तो x के गुणांक के आधे का वर्ग हम जोड़ देंगे घटा देंगे, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद यदि आई है, समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारी आपकी मुलाकात अगले मॉडल पेपर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।